हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं, गुजरात के वलसाड और वापी एरिया में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे अगर किसी को सडन या अक्यूट हार्ट फेलियर हो जाए तो घर पर क्या करें। अगर किसी को सडनली पता चलता है कि आपको सडनली हार्ट फेलियर हो गया है, सडनली घबराहट हो रही है, सडनली पेशेंट के लंग्स में पानी भरना चालू हो गया है, वैसे अगर फीचर्स हो रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप घर पर कर सकते हैं इससे पहले कि आप हॉस्पिटल पहुँचे, और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है जो इस समय आपको बचाए रख सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। यदि आपकी कोई कमेंट्स, कोई सजेशंस है या कोई पेशेंट संबंधी क्वेश्चंस पर आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। हम उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे, आपके पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज को भी सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। आते हैं आज का टॉपिक पर, डोमिसिलियरी मैनेजमेंट ऑफ अक्यूट हार्ट फेलियर, यानी अगर किसी को अक्यूट हार्ट फेलियर हो तो घर पर क्या किया जा सकता है, इस बारे में बात करेंगे। बेसिकली हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट फेलियर यानी सडनली अगर किसी का हार्ट फेल हो जाए, ब्लड प्रॉपरली हार्ट पंप नहीं कर पाए। इसमें सबसे कॉमन सिम्टम जो होता है या सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है तो सडनली लंग्स में पानी भरना चालू हो जाता है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, घबराहट होने लगती है, पसीना आने लगता है, बेचैनी होने लगती है। लगभग हार्ट अटैक जैसे ही फीचर्स होते हैं, पर ऑब्वियसली हार्ट अटैक में चेस्ट पेन होता है, साथ में पेन ज़्यादा प्रिडोमिनेंट फीचर होता है। हार्ट अटैक के पेशेंट में भी एक तरह का हार्ट फेलियर होता है, इसलिए सारे सिम्टम्स साथ में लगभग सिमिलरली वैसे देखने को मिलते हैं। हालांकि हार्ट फेलियर पेशेंट में पेन उतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन हाँ, घबराहट, पसीना, बेचैनी, ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन होना, लेटने में सांस फूलना, बेचैनी होना, सडनली बीपी ड्रॉप हो जाना, हाथ पैर ठंडे हो जाना, इस तरह के फीचर्स ज़्यादातर आपको अक्यूट हार्ट फेलियर में देखने को मिल सकते हैं। और अगर यदि आपको ये फीचर्स देखने को मिल रहे हैं तो आपको ये तो समझ में आ जाता है कि हार्ट फेल हो रहा है, और अगर ये समझ में आ जाता है तो ऑब्वियसली आपकी प्रायोरिटी तो ये रहेगी कि बने जितना जल्दी आपको पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में हार्ट फेलियर का अक्यूट घर पे मैनेजमेंट कर पाना कुछ ज़्यादा इजी नहीं है। हार्ट फेलियर के केसेस में अगर आप उस समय टैबलेट्स वगैरह लेने की कोशिश भी करते हैं तो कई बार वो बहुत जल्दी इतना असर नहीं करेंगे, उनका असर होने में भी ओरल टैबलेट्स का 1-2 घंटे से ज़्यादा लग जाता है। इंजेक्टेबल इंजेक्शन देने के लिए ऑब्वियसली घर में उतना टाइम नहीं होता कि आप पेशेंट को सडनली पेशेंट की कंडीशन बिगड़ रही है, वहाँ पे कोई घर पे इतना कोई व्यक्ति मेडिकली ट्रेंड भी नहीं होता कि व्यक्ति को तुरंत कैनुला लगाए, उसमें से इंजेक्शन पुश करे, कैनुला में प्रॉपरली कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंजेक्शन घर में अवेलेबल है या नहीं, इंजेक्शन उसके सिरिंजेस देने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ये सब स्टाफ अगर घर पे कोई पैरामेडिकल स्टाफ अवेलेबल हो या कोई डॉक्टर अवेलेबल हो तो ही घर पे पॉसिबल हो पाता है। अदरवाइज जो हार्ट फेलियर के लिए अक्यूट दिए जाने वाले इंजेक्शंस हैं या जो मेडिसिन अवेलेबल है वो सब चीज़ें घर पे यूजली अवेलेबल नहीं हो पाती है। इसलिए आपकी प्रायोरिटी हमेशा यही होनी चाहिए कि पेशेंट को आपको बने जितना जल्दी हॉस्पिटल पर शिफ्ट करना है। ऑब्वियसली अगर किसी के पास ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि अगर घर पे इंजेक्शंस वगैरह अवेलेबल है और कैनुला या तो पेशेंट को पहले से लगा हुआ कैनुला है, कोई कारण से रिसेंटली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ फॉर समथिंग, या कोई पेशेंट ऐसा है जिसने रिसेंटली हार्ट फेलियर का कैनुला लगवाया हो, या कोई पैरामेडिकल स्टाफ है जो कैनुला या आईवी लाइन लगा सकता है पेशेंट को, तो इंजेक्शंस वगैरह अगर पेशेंट को दिए जा सके, खासकर यूरिन बढ़ाने वाले इंजेक्शन, फ्यूरोसिमाइड या टॉर्सिमाइड के इंजेक्शंस आते हैं, ये सडनली पेशाब को बढ़ाते हैं तो आपको तुरंत राहत मिलेगा। दूसरा, अगर हार्ट फेलियर में किसी को सडनली ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया तो बीपी बढ़ाने वाली दवाई दी जा सकती है, पर ऑब्वियसली ऐसा आपको ब्लड प्रेशर चेक करके ही करना चाहिए, क्योंकि हार्ट फेलियर में दोनों ही हो सकता है, ब्लड प्रेशर बहुत कम भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया हो तो आपको ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, वैसोप्रेसिन, डोपामिन, ये तरह के इंजेक्शंस अगर घर पे अवेलेबल हो, साथ में इन्फ्यूजन पंप भी अवेलेबल हो, जो कि बहुत सारी रेयर चीज़ें हैं, ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें घर पे अवेलेबल हो पाना नहीं के बराबर पॉसिबल है। लोग रख भी नहीं सकते क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें रखना बहुत कम्बरसम है, मेडिसिन इंजेक्शन बहुत कॉस्टली आते हैं, सबकी एक्सपायरी डेट्स भी होती हैं, फ्रिज में रखना पड़ता है सारी चीज़ों को, तो रखना और मैनेज करना इतना इजी नहीं है ये सारी चीज़ों को। पर अगर अवेलेबल है तो ये सारी चीज़ों को आप घर पर कर सकते हैं और पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकते हैं। बीपी ज़्यादा हो तो बीपी कम करने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह के इंजेक्शन आते हैं, वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। बीटा ब्लॉक, अगर हृदय गति बहुत ज़्यादा हो तो बीटा ब्लॉकर वगैरह इंजेक्शन आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। पर 99.9% ऑफ द टाइम्स ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल यूटिलिटी की नहीं है और घर पे आप इसको नहीं यूज़ कर सकते। भले आपको अगर पता भी है कि आपके घर पे हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो भी ये सारी चीज़ों को घर पर मैनेज करना मुश्किल है। अनलाइक कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर में आपको एटलीस्ट ज़्यादातर केस में थोड़ा टाइम ज़रूर मिलता है। ये मान के मत चलिए कि आपका पेशेंट को आपको बहुत टाइम है और आप कल सुबह पेशेंट को लेके जाओगे या 12 घंटे बाद या 14 घंटे बाद लेके जाओगे,
या 2 दिन बाद पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाओगे, वैसा यूजली मत करिए। पर अगर आपका पेशेंट को हार्ट फेलियर है तो कार्डियक अरेस्ट के कंपैरिजन में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा मिलता है। कार्डियक अरेस्ट में तो मान के चलिए 5-7 मिनट में ही पेशेंट की डेथ हो जाती है और उसमें पेशेंट को रिवाइव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। पर अगर आपके पास टाइम है तो आपको पेशेंट को बने इतना जल्दी हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। घर पर आपको पेशेंट को रिलैक्स करने का कोशिश करना है। मैं अब बात कर रहा हूँ कि जो चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। अभी तक हमने बात की जो चीज़ें हाइपोथेटिकली शायद अगर आपके पास अवेलेबल है या पहले से इन चीज़ों के लिए तैयार है या कोई पैरामेडिकल स्टाफ आपके पास अवेलेबल है तो आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आइडियली प्रॉपर अच्छे से घर पे आप उसको मैनेज कर सकते हो। अगर तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है, ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट दे सकती है। पर लेकिन हाँ, ज़्यादातर केसेस में ही सारे इंजेक्शन घर पे रखना पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करेंगे। मेनली आपको पेशेंट को शांत रखना है। घबराहट बेचैनी अगर पेशेंट को होगी इस टाइम, ऑब्वियसली सांस लेने में तकलीफ हो सकती है पेशेंट को। तो अगर घबराहट बेचैनी पेशेंट को हो रही है तो उस समय पेशेंट अगर दौड़ा भागी करेगा या अपनी जगह पे नहीं बैठेगा या इधर उधर चलता फिरेगा तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स और ज़्यादा बनेंगे, जिससे और ज़्यादा पैनिक सेट होगा और ज़्यादा हार्ट फेलियर में पेशेंट जाएगा। तो आपको पेशेंट को ऐसे टाइम पर जितना बने ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को रिलैक्स करने की कोशिश करनी है। उसको एक जगह बैठाना है जब तक एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हो जाए या पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए प्रॉपर साधन नहीं अवेलेबल हो पाए। यदि घर पर ऑक्सीजन अवेलेबल है, ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली ज़्यादा इजी है घर पर मेंटेन करना। हार्ट फेलियर के पेशेंट इसको घर पर आराम से रख सकते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन मास्क अगर अवेलेबल है तो पेशेंट को वो दे दीजिए और उसको गहरी गहरी सांसें लेने को बोलिए। जितना ज़्यादा गहरी गहरी सांसें वो लेगा तो उतना अच्छा होगा। अगर पेशेंट को खांसी वगैरह आ रही है और उसको हार्ट फेलियर की वजह से लंग्स में पानी भर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको लंग्स में पानी भरने का चालू हो गया है। तो वैसे केसेस में आपको यूरिन बढ़ाने वाली टैबलेट्स, ऑब्वियसली इंजेक्शन अवेलेबल हो तो जल्दी असर करेगा। मान के चलिए इंजेक्शन अवेलेबल नहीं भी है तो यूरिन बढ़ाने वाली टैबलेट्स आप दे सकते हैं। डाइटोर या फ्यूरोसिमाइड या लैसिक्स या जिस भी नाम से आपके पास ये फ्यूरोसिमाइड या टॉर्सिमाइड टैबलेट्स अवेलेबल है वो आप पेशेंट को दे सकते हैं। एक यूरिन बढ़ाने के लिए मेट्रोलोजोन करके टैबलेट आती है, कॉमनली ज़ाइटेनिक्स या ज़ाइटेनली इस नाम से मार्केट की जाती है, वो भी आप पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये जल्दी जल्दी बॉडी का यूरिन निकालना चालू करती है तो पेशेंट को थोड़ा कंपेरेटिवली इससे राहत मिल जाएगा। अगर आपके पास पेशेंट्स को सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ हो रही है और घर में नेबुलाइजेशन मशीन अवेलेबल हो तो आप नेबुलाइज करवा सकते हैं। नेबुलाइजेशन मशीन ज़्यादातर घरों में अवेलेबल की जा सकती है जिनके यहाँ पे भी हार्ट के फेलियर के पेशेंट्स हैं। 2-4 हज़ार की ईजिली डिवाइस आ जाती है और उसमें जो उसके इंजेक्शंस वगैरह भी रहते हैं जिससे आप नेबुलाइज करते हैं। इसका ड्यूओलिन यानी एस्थलिन लिवोसेल्बुटामोल का कॉम्बिनेशन रहता है या फॉर्मेटरॉल और स्टीरॉइड्स का कॉम्बिनेशन रहता है। बहुत सारे ब्रांड से मार्केट होता है जैसे ड्यूओलिन है, लिवोलिन है, ये सारे आप यूज़ कर सकते हैं। इप्रावेंट है। साथ में आप लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड प्रिपरेशंस जैसे कि ब्यूडिसोनाइड के प्रिपरेशंस आते हैं, वो सारी चीज़ें आप अगर उससे आप पेशेंट को नेबुलाइज करते हैं तो पेशेंट को उससे थोड़ा जल्दी राहत मिल सकता है। पेशेंट को कंपेरेटिवली थोड़ा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस उसका कम हो सकता है। तो उनको उस समय पेशेंट को जब तक एम्बुलेंस नहीं अवेलेबल होती है, शिफ्ट करने का प्रॉपर साधन अवेलेबल नहीं होता, तब तक उनको बार बार आप नेबुलाइज भी करा सकते हैं। नॉर्मली वैसे ये सारे मेडिसिन का नेबुलाइजेशन हर 4 घंटे या 6 घंटे में एक बार रिपीट होना चाहिए। पर अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस हो रही है तो आप घर पे भी पेशेंट को नेबुलाइज करा सकते हैं। इसको घर पर अवेलेबल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ब्लड प्रेशर पेशेंट का चेक करिए क्योंकि ब्लड प्रेशर इस टाइम पर पेशेंट का चेक होना बहुत ज़्यादा वाइटल है। अगर किसी का बीपी लो है तो उसका मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग हो जाता है। किसी का बीपी अगर हाई है तो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग हो जाता है। ज़्यादातर हम ऐसा कहेंगे कि अगर बीपी उसका बॉर्डर लाइन मेंटेन्ड है तो वो सबसे अच्छी बात है। थोड़ा हायर साइड पे है तो भी अच्छा माना जाएगा। बीपी अगर बहुत ज़्यादा लो है तो वो ज़्यादा बुरा सिचुएशन है क्योंकि हाई बीपी वाले पेशेंट्स को मैनेज करना कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी होता है, बीपी को कम करना ज़्यादा इजी होता है, यूरिन बढ़ाना वैसे केसेस में बहुत ज़्यादा इजी होता है, मेडिसिन का रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा आता है। वहीं अगर किसी पेशेंट का बीपी 50, 60, 70 ऐसे रेंज पर अगर आ गया है तो इस पेशेंट के लिए या बॉडी ठंडी पड़ना चालू हो गई है तो ऐसे पेशेंट को आपको बहुत जल्दी हॉस्पिटल रश करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरे का निशानी माना जाएगा। और वैसे पेशेंट में अगर आपको तकलीफ हुई तो आपको तुरंत ही पेशेंट की डेथ होने का चांस बढ़ जाएगा। तो अगर किसी का बीपी कम है, आपको चेक करने से पता चल रहा है, तो वैसे पेशेंट को आप घर पे ट्रीट करने का बिल्कुल प्रयास मत कीजिए। बने जितना जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करिए। अगर पेशेंट को ब्रेथलेसनेस बहुत ज़्यादा हो रही है तो पेशेंट को आप बैठे रहने को बोलिए, लेटना नहीं है। लेटने में क्या होता है कि पाँव का पानी जो है लंग्स की तरफ शिफ्ट होता है तो ऐसे में लंग्स में और ज़्यादा पानी भरने का चांसेस बढ़ जाता है। तो वैसे सिचुएशन में आपको पेशेंट को लिटाना नहीं है, बिठाना है, बिठा के रखना है। बहुत ज़्यादा चले और दौड़े भागे ऐसा भी मत करिए। एक जगह पर अगर बैठे रहे तो कंपेरेटिवली एटलीस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पाँव का पानी लंग्स की तरफ नहीं जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में जितना बने जल्दी आपको हॉस्पिटल में पेशेंट को शिफ्ट करना है।
अगर कोई साधन अवेलेबल है घर पर, डेफिनेटली आप उसको यूज़ कीजिए। ज़बान के नीचे रखने वाली गोली वो सॉर्बिट्रेट जो है वो कभी कभार हार्ट फेलियर में मैनेज में मदद कर सकती है। खासकर अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक की वजह से हार्ट फेलियर हो रहा है या किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो वो आप उनको दे सकते हैं। खून पतला करने की दवाई जैसे एस्पिरिन, क्लोपिडोग्राल, स्टैटिन, ये जो मेडिसिन है ये भी पेशेंट को दिया जा सकता है। अगर किसी को खासकर अगर हार्ट अटैक की वजह से हार्ट फेलियर होने का अंदेशा है तो आप अगर इस पेशेंट को दे रहे हैं तो गलत नहीं है। ज़्यादातर पेशेंट्स में ये थोड़ा बहुत फ़ायदा करेगा कि हॉस्पिटल जाने के बाद भी ज़्यादातर ये मेडिसिन दिया जाता है। अगर पेशेंट को ऑलरेडी ये दवा चल रही है तो आप पेशेंट को फिर से टैबलेट्स दे सकते हैं। हालांकि अगर ऑलरेडी चल रही हो खून पतला करने की दवाई तो दोबारा से देने में उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं चल रही हो तो डेफिनेटली ये मेडिसिन पेशेंट को लोड करने में थोड़ा सा पेशेंट को फ़ायदा होगा। बने जितना जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करिए। अगर साधन अवेलेबल है और बहुत सारी चीज़ें, खासकर नेबुलाइजेशन, बीपी मेजरमेंट डिवाइस, कुछ इंजेक्शन लगाने की ट्रेनिंग, और अगर आपका ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह के घर पर अगर अवेलेबल है तो बहुत ज़्यादा आपकी मदद की हो सकती है ऐसे केस में। अगर किसी व्यक्ति को घर में हार्ट फेलियर तो साथ में रिलेटिव्स को ये सारी ट्रेनिंग अगर मिल जाए तो बहुत मुश्किल नहीं है, सीख सकते हैं। इसके अलावा कार्डियोपल्मोनरी मसाज की या कार्डियक रिसस्किटेशन की भी ट्रेनिंग होना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक्यूट हार्ट फेलियर में पेशेंट सडनली घर पर अनकॉन्शियस हो जाए, हॉस्पिटल आने में टाइम है। तो वैसे केस में अगर आपको अवेलेबल है तो घर पर तुरंत लोगों को जिनको भी कार्डियक पल्मोनरी रिसस्किटेशन की ट्रेनिंग अवेलेबल है तुरंत पेशेंट का रिसस्किटेशन चालू कर देना चाहिए। कार्डियक मसाज और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, या अगर एम्बू वेंटिलेशन अवेलेबल हो तो आप वो सब चीज़ों से पेशेंट को मास्क से वेंटिलेशन कर सकते हैं, तो पेशेंट को थोड़ा सांस अगर आना चालू हो जाएगी तो जान बचाया जा सकता है। कार्डियक मसाज करके एटलीस्ट एम्बुलेंस आने तक अब पेशेंट को, अगर अनकॉन्शियस हो गया है पेशेंट तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, थोड़ा सा सर्कुलेशन को रिस्टोर कर सकते हैं। ज़्यादातर अगर डिफिब्रिलेशन डिवाइस अवेलेबल हो, थोड़ी सी महंगी आती है, 1-2 लाख रुपए की डिवाइस आती है, अगर कोई घर पर रख सके तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो एम्बुलेंस में तो वो काफ़ी केसेस में अवेलेबल रहती ही है, तो एम्बुलेंस में अगर वो अवेलेबल है और पेशेंट अनकॉन्शियस है तो शॉक करके पेशेंट को नॉर्मलाइज किया जा सकता है। तो अगर अक्यूट हार्ट फेलियर हो तो कार्डियोपल्मोनरी रिसस्किटेशन की भी अगर ट्रेनिंग रिलेटिव्स को अवेलेबल हो तो थोड़ी मदद मिल सकती है, पेशेंट की जान बचाने के लिए कई बार बहुत वाइटल साबित हो सकता है। डिफिब्रिलेशन के रिलेटेड भी ट्रेनिंग रिलेटिव्स को अगर अवेलेबल हो पाए तो बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो घर में आसपास जो रिलेटिव्स ही अवेलेबल रहते हैं, किसी को भी डिफिब्रिलेशन आता नहीं है, भले वो ऐसी किसी जगह पे है जहाँ डिफिब्रिलेटर पैड अवेलेबल भी है, जैसे किसी शॉपिंग मॉल में, किसी पुलिस स्टेशन पे है या किसी रेलवे स्टेशन वगैरह पे जहाँ डिफिब्रिलेशन पैड अवेलेबल भी है, तो भी रिलेटिव्स को उसको यूज़ करना नहीं आता। ऑब्वियसली कई जगह पे ऐसा रहता है कि कोई टेक्नीशियन वगैरह या कोई बंदा पैरामेडिकल स्टाफ अवेलेबल होता है जिसको यूज़ करना आए, पर अगर आपको भी इस बारे में थोड़ी सी बेसिक अगर ट्रेनिंग भी अगर आ जाए तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। एटलीस्ट टाइम वेस्ट नहीं होगा ऐसे टाइम पे किसी व्यक्ति को ढूंढने के लिए जिसको उसके बारे में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग अवेलेबल हो। तो मेरा सजेशन एक ये भी बहुत है कि अगर किसी व्यक्ति के घर पे हार्ट फेलियर का कोई पेशेंट है या हार्ट का भी कोई पेशेंट है तो थोड़ी बेसिक लाइफ सेविंग ट्रेनिंग जो है हार्ट पेशेंट के रिलेटिव्स को भी थोड़ी मिलनी चाहिए, ताकि वो पेशेंट को इमरजेंसी में उसकी जान बचा सके और हॉस्पिटल से शिफ्ट कर सके। इस टॉपिक में मैंने बात की कि एक्यूट हार्ट फेलियर में आप क्या घर पर कर सकते हैं। देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है जो आप एक्यूट हार्ट फेलियर पे कर सकते हैं पेशेंट की जान बचाने के लिए। बस ये है कि अगर आपके घर पर कुछ साधन अवेलेबल है तो आप पेशेंट की थोड़ी मदद कर सकते हैं। अगर आपके पेशेंट को साधन को आपको यूज़ करना आता है और जल्दी अगर आप पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं इस चीज़ों को यूज़ करके, तो आपको पेशेंट को ज़्यादातर केस में बचाया जा सकता है। हार्ट अटैक के जैसे हार्ट फेलियर में भी पेशेंट के तुरंत मृत्यु होने का चांस है, इसलिए बने जितना जल्दी पेशेंट को शिफ्ट करें, प्रेफरेबली कार्डियक एम्बुलेंस में ही शिफ्ट करें, क्योंकि कार्डियक एम्बुलेंस में काफ़ी सारे वेंटिलेटर वगैरह की फैसिलिटी और हार्ट फेलियर मैनेजमेंट की फैसिलिटी, बीपी बढ़ाने की दवा, इंजेक्शंस, पैरामेडिकल स्टाफ, डिफिब्रिलेशन डिवाइस, ये सब चीज़ अवेलेबल रहता है। तो आपकी ऐसे केसेस में पेशेंट को जान बचाने में वो मदद कर सकता है। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और चीज़ आपको लगता है मैंने मिस की जो घर में पेशेंट्स की मदद की जा सकती है जिससे, तो डेफिनेटली मुझे बताइए। यदि आपके कोई और टॉपिक्स है जिन पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम्स है या कोई पेशेंट रिलेटेड इश्यूज़ है तो भी हमें आप उन्हें उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।